नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी जोधपुर राजस्थान से HPS एजुटेक यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज सुबह से मेरा वीडियो रिलीज हुआ था जिसमें संविधान की रूपरेखा मैंने डाली थी और उसमें पहला टॉपिक था संविधान का अर्थ और विशेषताएं। अब मैं संविधान का अर्थ और विशेषताएं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संविधान क्या होता है दोस्तों? किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोस्तों संविधान नियमों या विनियमों का एक संग्रह होता है। दोस्तों, यह नियम लिखित भी हो सकते हैं, अलिखित भी हो सकते हैं। इसी के द्वारा ही उस देश की सरकार जो है वो शासन चलाती है और जनता और सरकार के बीच में संबंध स्थापित होता है। दोस्तों, संविधान में अपन संशोधित करके उन नियमों में परिवर्तन भी कर सकते हैं। इस संविधान के माध्यम से ही उस देश के नागरिकों का सर्वांगीण विकास होता है। हमारा भारत का जो संविधान है वो दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर तैयार हुआ था। आपको पता होगा दोस्तों, सबसे पहले 19 फरवरी 1946 को ब्रिटेन से लेबर पार्टी की जब सरकार थी, एटली जो प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने हमारे भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा था और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन हमारे भारत में पहुंचा और 16 मई को उन्होंने रिपोर्ट दी। यह 3 सदस्यीय दल था। इसी योजना के आधार पर संविधान का निर्माण किया गया। कभी कभी आपसे एग्जामिनर यह सवाल पूछ सकता है कि संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान निर्मात्री सभा ने किया था। दोस्तों, संविधान का निर्माण संविधान निर्मात्री सभा ने किया। यह संविधान जो होता है दोस्तों, किसी भी देश की एक आधारभूत विधि होती है। इसी के आधार पर ही उस देश की सरकार एक शासन को चलाती है। अब बात करें अपन हमारे भारत के संविधान, तो संविधान की अनेक विशेषताएं होती है। सबसे पहले मैं बात करूं तो संविधान कई प्रकार का होता है। हम मुख्य रूप से बात करें तो संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। लिखित संविधान जिसमें सभी नियम विनियम कानून जो होते हैं वो लिखे हुए होते हैं। अलिखित संविधान जैसे हमारा भारत का संविधान लिखित है, अमेरिका का संविधान लिखित है। जबकि जो अलिखित संविधान होता है वो संविधान दोस्तों वो संविधान परंपराओं रीति रिवाजों पर आधारित होता है। जैसे अपन बात करें तो ब्रिटेन का संविधान, इजराइल का संविधान, सऊदी अरब का संविधान, न्यूजीलैंड का संविधान, यह सब संविधान जो है अलिखित संविधान है। हम बात करें दोस्तों, ये संविधान जो अपन कह रहे हैं संविधान, इस संविधान का विचार हमारे सामने आया कैसे? दोस्तों ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ब्रिटेन के एक राजनीतिक विचारक है जिनका नाम सर हेनरी मैन है। उन्होंने सबसे पहले विश्व में संविधान के बारे में विचार प्रस्तुत किया था और सबसे पहले यह संविधान की बात ब्रिटेन देश से हुई। इसीलिए विश्व के सभी संविधानों का जो जनक है वो ब्रिटेन के संविधान को ही माना जाता है। लेकिन दोस्तों हम लिखित संविधान की बात करें तो सबसे पहले अमेरिका में लिखित संविधान की बात हुई थी। बात करते हैं भारत की। भारत के देश में संविधान के बारे में बातचीत कैसे हुई, तो हमारे भारत के राजनीतिक विचारक हुए जिसका नाम है सर मानवेंद्र नाथ रॉय। उन्होंने दोस्तों सबसे पहले संविधान के बारे में विचार प्रस्तुत किया था। आप ध्यानपूर्वक सुने दोस्तों, कई बार हमारे एग्जामिनर हमसे सवाल पूछ लेता है कि भारत में सबसे पहले संविधान के बारे में विचार किसने दिया और मांग किसने रखी। ये दोनों बातें अलग अलग है। विचार रखा था दोस्तों मानवेंद्र नाथ रॉय ने और जो मांग की थी वो की थी मोतीलाल नेहरू ने। ध्यान रखिएगा, मानवेंद्र नाथ रॉय यह सबसे पहले विचार किया प्रस्तुत किया, जबकि मांग की थी मोतीलाल नेहरू ने। आपसे सवाल यह पूछा जाए कि दोस्तों
किस दल ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की या संविधान की मांग की? तो दोस्तों उसको भी आप जरूर याद रखें, स्वराज दल ने। किसने मांग की थी? स्वराज दल ने। तीनों ही सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, खूब बार एग्जामिनर में आ जाता है। ये स्वराज दल वाला सवाल काफी बार एग्जामिनर में पूछा जाता है एग्जाम में। तो मानवेंद्र नाथ राय ने सबसे पहले विचार रखा था। अब मैं बात करूंगा संविधान की विशेषताओं की। देखिए क्या विशेषताएं हैं हमारे भारतीय संविधान की। आप विश्वास रखिएगा दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, हर एक लाइन में आपको सवाल मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले विशेषता है विस्तृत लिखित संविधान। और निर्मित संविधान। मेरी लिखावट से ज्यादा दोस्तों आप कंसेप्ट पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंसेप्ट। विस्तृत लिखित संविधान और निर्मित संविधान, इसका क्या मतलब हुआ? हमारा जो भारत का जो संविधान है दोस्तों, वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्या है ऐसा इसमें? दोस्तों आज के दिन हम बात करें तो इस भारतीय संविधान में लगभग 475 अनुच्छेद है। 475 अनुच्छेद है और लगभग 25 भाग है व 12 अनुसूचियां हैं। तो आप मुझसे पूछेंगे आज के दिन ये है तो पहले क्या था? तो दोस्तों जिस समय संविधान तैयार हुआ बनकर, यानी कि संविधान लागू हुआ, मूल आंशिक, मेरी दो बात पर ध्यान रखें दोस्तों, आंशिक रूप से जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। 26 नवंबर 1949, जबकि पूर्ण रूप से जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो इस दिन दोस्तों संविधान में 395 आर्टिकल थे। कितने आर्टिकल? 395। आप ध्यान रखें दोस्तों, इस दिन 395 आर्टिकल थे और अनुसूचियां 8 ही थी और 22 भाग थे। तो पहली मैं बात बोल रहा हूं, वापस ध्यान से सुने। मूल संविधान में दोस्तों 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे, जबकि आज के दिन हमारे भारतीय संविधान में 475 के लगभग अनुच्छेद है, 25 भाग हो चुके हैं और दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं। इतना बड़ा हमारा भारत का संविधान जो है, इससे बड़ा और किसी भी देश के विश्व का संविधान नहीं है। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत का है, तो आप मुझे बताइए सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? इस पर भी आप जरा ध्यान रखें दोस्तों, नोट करें इस बात को। पहले विश्व का सबसे छोटा जो संविधान था वो अमेरिका का था दोस्तों, अमेरिका का। लेकिन वर्तमान में मैं बता रहा हूं आपको, मोनाको देश जो है, मोनाको, उस देश का संविधान सबसे छोटा है। तो याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत और सबसे छोटा मोनाको देश का है वर्तमान में, पहले अमेरिका का था। तो यह पहली विशेषता हुई हमारी विस्तृत संविधान, लिखित संविधान। लगे हाथों में आपसे ये बात कह रहा हूं दोस्तों, एक विचारक हुए हैं जिसका नाम है सर आइवर जेनिंग्स। उन्होंने बताया कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान है। इस बात को भी आप याद रखें। अब दोस्तों मैंने आगे लिखा है निर्मित संविधान। निर्मित क्यों? क्योंकि दोस्तों इस संविधान का निर्माण, यह जो संविधान है, इस संविधान का बाकायदा दोस्तों निर्माण हुआ है। किसने किया? संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा दोस्तों निर्मित हुआ है, जिस पर याद रखें इस बात को 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, इस बात को भी आप थोड़ा याद रखिएगा। आगे बात करूं दोस्तों तो दूसरी विशेषता आपके सामने रख रहा हूं। दूसरी विशेषता है दोस्तों, भारत का जो संविधान है वो, दूसरी विशेषता है आपके सामने रख रहा हूं, लचीलापन व
कठोर का मिश्रण, कठोर का मिश्रण क्या मतलब होता है इसका? अब दोस्तों मैंने लिखा है लचीलापन में कठोर का मिश्रण, इसका मतलब संविधान कोई कठोर थोड़ी है। क्या मतलब होता है दोस्तों इस लचीलापन का? हम किस बेस पर कह रहे हैं कि संविधान लचीलापन में कठोर? और याद रखिएगा कई बार आपको एग्जामिनेशन में दोस्तों इस लचीलापन के जगह आपको यह वर्ड भी लिखा हुआ मिल सकता है, नम्य व अनम्य। इसका आखिर मतलब क्या होता है? कंसेप्ट को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। यह जो अपन कह रहे हैं लचीलापन में कठोरता, यह दोस्तों संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया के आधार पर लचीलापन व कठोरता है। जिस एक ऐसा संविधान जिसमें दोस्तों किसी भी समय आप उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, आप उसमें संशोधन कर सकते हैं, वो संविधान लचीलापन होता है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन का संविधान, इसमें आप किसी भी समय संशोधन कर सकते हैं, और वो भी किस तरीके से? एक साधारण बहुमत के द्वारा दोस्तों उसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन हम बात करें कठोरता, तो दोस्तों ऐसा संविधान जिसमें संशोधन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया को अपनाया जाता है, जिसमें कम से कम 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों का बहुमत, ध्यान रखिएगा, जिसमें विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है, उसे कहते हैं कठोर संविधान। और कठोर संविधान का उदाहरण मैं आपके सामने रखूं तो वो है दोस्तों अमेरिका। अमेरिका का संविधान एक कठोर संविधान का उदाहरण है। लेकिन हमारा जो भारत का जो संविधान है वो दोनों का मिक्सर है दोस्तों। इसमें आप कुछ पहलू ऐसे हैं जो साधारण बहुमत से आप संशोधित कर सकते हैं, और कुछ पहलू जो है वो इसमें विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, और कुछ ऐसे पहलू भी है जिसमें दोस्तों आधे राज्यों की अपन सहमति लेना भी जरूरी होता है। तो दूसरी विशेषता हुई लचीलापन व कठोर का मिश्रण। तीसरी विशेषता दोस्तों हमारे भारतीय संविधान की जो आपको बता रहा हूं वो है संघात्मक व एकात्मक का मिश्रण। संघात्मक व एकात्मक का मिश्रण क्या मतलब होता है दोस्तों इसका? देखिएगा, सबसे पहले तो आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए कि संघात्मक क्या चीज होती है और एकात्मक क्या चीज होती है। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो संघात्मक का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा राज्यों और केंद्र दोनों में होता है। लेकिन एकात्मक का मतलब होता है केवल एंड केवल सरकार, जो सरकार यानी कि यहां सरकार का मतलब होता है केंद्र सरकार, उसके हाथ में ही सत्ता होती है, राज्यों को उसके अधीन रहकर काम करना पड़ता है, शक्तियों का बंटवारा नहीं होता। यानी कहने का मतलब केंद्र जो होता है वो सर्वोपरि माना जाता है। लेकिन इसका विपरीत संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा होता है, दोनों ही सरकार, यहां पर दोनों का मतलब केंद्र व राज्य सरकार अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने विषयों पर खुद कानून बनाकर शासन चलाती हैं। जैसे अब मैं आपके सामने रखूं कि संघात्मक का मतलब कौन कौन से पक्ष है। जैसे देखिएगा, मैं बात करूं संघात्मक तो संविधान की सर्वोच्चता होना, संविधान की सर्वोच्चता यह संघात्मक पहलू है। इसी प्रकार दोस्तों शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, यानी आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार जिस पर कानून बनाती है उसे संघ सूची यूनियन लिस्ट कहते हैं, जबकि राज्य सरकार राज्य सूची पर कानून बनाती है। तो शक्तियों का विभाजन किया गया 7वीं अनुसूची में। लगे हाथों आपसे बता देता हूं कि दोस्तों यह संघ सूची और राज्य सूची का जो प्रावधान है यह हमने कनाडा से लिया है, कनाडा से लिया, ध्यान रखना। तीसरी बात दोस्तों मैं आपके सामने रखूं तो स्वतंत्र न्यायपालिका, यह भी एक संघात्मक पहलू है। स्वतंत्र न्यायपालिका यह एक संघात्मक पहलू है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार दोस्तों अब मैं आपके सामने रखूं एकात्मक पहलू। एकात्मक पहलू की बात करूं तो दोस्तों आपको पता होगा, सबसे पहले आपने देखा होगा एकात्मक पहलू में इकहरी नागरिकता, इकहरी नागरिकता
दोस्तों यह हमारे भारतीय संविधान की एक विशेषता भी है, इकहरी नागरिकता। मैं लगे हाथों आपसे बता देता हूं, इकहरी नागरिकता का प्रावधान हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है। इकहरी नागरिकता का मतलब यह होता है कि दोस्तों एक देश का नागरिक उसी देश का नागरिक माना जाएगा, न कि उसके राज्य का अलग से। जिस प्रकार अमेरिका में दोहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, जबकि हमारे भारत में केवल इकहरी नागरिकता ही है। तो यह संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और इसको हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है और यह एकात्मक पहलू को दर्शाती है। दूसरी बात दोस्तों, एक ही संविधान, एक ही संविधान। हमारे भारत में दोस्तों एक ही संविधान है जो संपूर्ण भारत में, यानी कि संपूर्ण राज्य, राज्य का मतलब यहां पर देश है दोस्तों, संपूर्ण राज्य में शासन व्यवस्था उस एक ही संविधान के माध्यम से चलाई जाती है। तीसरी बात दोस्तों एकात्मकता के और क्या है, आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान यह आपने देखा होगा दोस्तों, ये मुख्य रूप से केंद्र सरकार के ही अधीन होते हैं, राज्य सरकार का इसमें रोल नहीं होता है। तो यह एक एकात्मक प्रावधान है। चौथी बात दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति आपको पता होगा दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति पर राज्यों का, हालांकि वर्तमान में राज्य ऐसा प्रावधान है कि राज्यपाल, जिस राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है वो दूसरे राज्य का व्यक्ति होता है, लेकिन उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह ली जाती है। लेकिन यह सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है दोस्तों केंद्र सरकार। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सिफारिश पर, यानी कि मंत्री परिषद की सिफारिश पर ही नियुक्ति करती है। तो यह भी एक एकात्मक प्रावधान है। दूसरा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट एक और एकात्मक पहलू है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं, लगे हाथों आपको बता देता हूं, अखिल भारतीय सेवाओं का जो प्रावधान है दोस्तों वो आर्टिकल 312 में किया गया है। याद रखिएगा, आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। और मैं आपसे बता लगे हाथों ये सवाल नोट करना दोस्तों, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने की शक्ति राज्यसभा का एक विशेष पावर है दोस्तों। राज्यसभा ही आर्टिकल 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। तो यह जो प्रावधान है ये एकात्मक है। अब दोस्तों मैंने कहा था कि हमारा भारत का संविधान संघात्मक व एकात्मक दोनों का मिश्रण है, यानी न तो पूर्ण रूप से संघात्मक है न पूर्ण रूप से एकात्मक, इन दोनों का मिक्सअप है। तो दोस्तों हमारे भारत में संविधान आपने देखा होगा, इकहरी नागरिकता मिलती है, ये एकात्मक। वैसे शक्तियों का विभाजन तो संघात्मक हो गया, राज्यपाल की नियुक्ति का ये एकात्मक हो गया। इसी प्रकार संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, यह सभी क्या है, हमारी संघात्मक शासन व्यवस्था का उल्लेख है। तो भारत में जो शासन व्यवस्था संघात्मक एकात्मक का मिश्रण है। चौथी विशेषता है दोस्तों संसदात्मक शासन व्यवस्था। हमारी जो भारतीय शासन व्यवस्था है वो संसदात्मक शासन व्यवस्था है। संसदात्मक शासन व्यवस्था दोस्तों, इन विशेषताओं को आप अच्छी तरीके से याद करें, यहीं से आपको ज्यादातर सवाल देखने को मिल जाता है। संसदीय शासन व्यवस्था, एक बात दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, जिस भी स्थान पर आपको मेरी कमजोरी दिखाई दे उस स्थान पर आप मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसको सुधार सकूं। मेरे से कोई गलती होती है तो आप मुझे बताएं, मैं खुद सुधार सकूं। आप निश्चित रहे दोस्तों, मैं खुद ये वीडियो बनाने के बाद 2 बार चेक करता हूं। अगर कहीं पर गलती होगी तो मैं अगले वीडियो में आपको सूचित कर दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, मेरे से जितना होगा दोस्तों द बेस्ट देने से ईमानदारी पूर्वक आपको नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। आप निश्चित रहें, आपका समय व्यर्थ नहीं जाने दूंगा दोस्तों। मैं खुद एक स्टूडेंट लाइफ से गुजर रहा हूं तो आपका समय व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। दोस्तों संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है? संसदीय शासन व्यवस्था हमने देखा दोस्तों, बार बार पढ़ते हैं कि भारतीय शासन व्यवस्था में संसदात्मक है। क्या मतलब क्या होता है इसका? मुझे मुख्य रूप से कंसेप्ट क्लियर चाहिए दोस्तों। संसदीय शासन व्यवस्था सबसे पहले तो ये ध्यान रखें, हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है। और संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब यह होता है दोस्तों कि देश का जो संवैधानिक प्रमुख जो राष्ट्रपति होता है वो दोस्तों कार्यपालिका का नाम मात्र प्रधान होता है।
तो फिर आखिर प्रधान होता कौन है दोस्तों? जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की जो बनी हुई मंत्री परिषद होती है उसका प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद ही कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियों का उपयोग करती है। यानी संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र प्रधान होता है और उसकी स्थिति जो होती है वो दोस्तों ब्रिटेन के क्राउन के समान होती है। मैं लगे हाथों आपसे बता देता हूं, भारतीय संविधान का आर्टिकल 53 यह दोस्तों बताता है कि राज्य का मतलब यहां पर मैं देश से बात कर रहा हूं दोस्तों, आप ध्यान रखें, क्योंकि भारत एक राज्यों का संघ है, इसलिए मैं जहां पर भी राज्य बोलूं आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान ना लीजिएगा। राज्य का मतलब यहां पर देश से है। अगर मैं स्पेसिफिक राज्य की बात होगी मैं आपको बता दूंगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 जो है वो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति की बात करता है, यानी राष्ट्र की कार्यपालिका शक्ति जो होगी वो किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। ये आर्टिकल 53 बोलता है। तो संसदीय शासन व्यवस्था मैं समझ पा रहा हूं कि आप समझ गए होंगे। चौथी बात, अब दोस्तों अगली विशेषता जो है, पांचवी विशेषता इकहरी नागरिकता दोस्तों, वो मैंने आपको बता दी है। फिर अगली विशेषता मैं आपको बता रहा हूं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। हमारे संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती है दोस्तों ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। क्या मतलब होता है दोस्तों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार? संपूर्ण भारत में दोस्तों कोई भी नागरिक, चाहे धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग, आय, मुख्य रूप से ध्यान रखें दोस्तों आय, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है वो दोस्तों मत देने का अधिकार रखता है। और यही एकमात्र ऐसा मुद्दा या ऐसा प्रावधान था दोस्तों जिस समय संविधान निर्माण हो रहा था, बिना किसी वाद विवाद किए, बिना किसी बहस किए पारित कर दिया गया था। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा माना गया ये, बिना किसी बहस के इसको पारित कर दिया गया। लेकिन अब आप दोस्तों थोड़ा ध्यान दें, इसका उल्लेख जो है दोस्तों वो 326 अनुच्छेद में आपको मिलेगा। याद रखेगा, आपको 326 अनुच्छेद में यह मिलेगा, 326 नंबर में। और आप याद रखेगा दोस्तों जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय मताधिकार की जो आयु थी मतदान करने की वो 21 वर्ष थी, 21 वर्ष थी। तो फिर आज 18 कैसे? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, नोट करें मेरी बात को, याद रखेगा। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री उस समय राजीव गांधी जी थे। उस समय दोस्तों इस आयु को घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था, 18 वर्ष कर दिया गया। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है वो भारत का नागरिक जो 18 वर्ष की आयु को प्राप्त कर चुका हो वो किसी भी मतदान में भाग ले सकता है। यह हमारी पांचवी विशेषता है दोस्तों। अगली विशेषता है दोस्तों मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार दोस्तों मैं एक साथ में ले रहा हूं विशेषता को, मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व। इन टॉपिक पर अपन अलग से बात करेंगे। यह हमारे संविधान की एक विशेषता है जिसके बारे में आपसे बता देता हूं। मौलिक अधिकार का प्रावधान भी दोस्तों अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में दोस्तों भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी यही पूछ ले जाता है भाग 3। बिल्कुल सिंपल सवाल लगता है अपने को, लेकिन सीधा हमारे सामने सवाल आता है मौलिक अधिकार का प्रावधान है और नीचे लिखा होता है भाग 1, भाग 3, 3 क, 4 क, और फिर अपने को पता नहीं चल पाता। इसलिए आप ध्यान रखें भारतीय संविधान के भाग 3, आप मेरी आवाज को अच्छी तरीके से सुने, आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। याद रखिएगा मौलिक अधिकारों का यह जो प्रावधान है यह हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। फिर दोस्तों हम बात करें मौलिक कर्तव्यों की,
मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे दोस्तों। यह मूल कर्तव्य जो है यह आपको पता होगा 25 जून, सवाल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, आरएस 2013 में पूछा हुआ सवाल है। 25 जून मध्य रात्रि 1975। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देता हूं, मैं जिस टॉपिक को भी आपको पढ़ाऊंगा उस टॉपिक के साथ में मैं आपको हर लाइन में साइड नॉलेज देने की कोशिश करूंगा, आप सवाल को नोट करने की कोशिश करें। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी की सरकार की समय आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा था, जो लगभग 1975 से 77 की अवधि के बीच में रहा था। उसी दौरान एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। उस समय हमारे भारतीय संविधान में दोस्तों मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अब आप याद रखें, मौलिक कर्तव्यों का यह जो समावेश हुआ था, यह किस समिति की सिफारिश पर हुआ? उसी समय दोस्तों तत्कालीन एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति। याद रखिएगा, यह सवाल भी दोस्तों काफी बार चर्चा में रहा है सवाल। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। लेकिन मजे की बात यह है दोस्तों, उस समय मूल हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों का ही समावेश किया गया था। लेकिन आज के दिन कितने मौलिक कर्तव्य है? 11 है दोस्तों। तो याद रखिएगा, मैं वापस मेरी बात को ध्यान से सुने, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ये नई वाला सवाल भी बहुत खतरनाक है दोस्तों, कभी कभी अपने को हमारा एग्जामिनर हमसे गलती करवा देता है इस नई शब्द से। तो मूल संविधान में नहीं थे, 1976 में 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़े गए। उस समय संख्या 10 थी। यह प्रावधान हमने रूस से लिया। और दोस्तों 11वां जो मौलिक कर्तव्य था वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। और उसमें प्रावधान किया गया था कि 14 वर्ष तक के बच्चों को माता पिता, अभिभावक या संरक्षक जो भी है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रावधान किया गया था। तो वो हम मौलिक कर्तव्य में बात करेंगे। फिर दोस्तों आपसे यह पूछे कि ये मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए? तो तत्कालीन सोवियत संघ और दोस्तों जिसे अपन रूस के नाम से जानते हैं वहां से लिए गए थे। और मौलिक कर्तव्य जो है उसका उल्लेख दोस्तों देखिए, मैंने आपको पहली बार जब विशेषता बताया था कि विस्तृत संविधान। दोस्तों भारतीय संविधान में, मूल संविधान में भाग 22 ही थे, लेकिन आज 25 है। तो एक भाग यहां पर जुड़ गया दोस्तों, देखो भाग 4 क, पहले भाग 4 ही थे, अब भाग 4 क। तो यह एक भाग नया बन गया। मौलिक कर्तव्यों का समावेश भाग 4 क में है। और दोस्तों भाग 4 क में अनुच्छेद, यह भी आपसे सवाल पूछ सकता है, अनुच्छेद 51 क। यह ध्यान रखें दोस्तों, अनुच्छेद 51 क है, लेकिन इसके आगे 11 लगेगा तो वो कोष्टक में अलग से क ख यह लिखा जाएगा। आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क से लेकर ट तक टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है जो अपन अलग से मौलिक कर्तव्यों पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमने देखा है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व दोस्तों राज्य को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए, जनता के लिए कल्याणकारी नियम बनाने के लिए नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया। और इस प्रावधान को हमने आयरलैंड से ग्रहण किया है। दोस्तों लगे हाथों में आपसे इतना बता देता हूं कि नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान जो है आयरलैंड से ग्रहण किया। और यह भाग 4 में आपको मिलेगा और अनुच्छेद 36 to 51 में मिलेगा। इस चीज को थोड़ा याद रखिएगा दोस्तों। आगे अपन इस पर विस्तृत रूप से बातचीत करेंगे। फिर देखिए अगली विशेषता, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता अगली विशेषता दोस्तों, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता यानी दोस्तों भारतीय संविधान में यह एक इंपॉर्टेंट विशेषता है कि संविधान सर्वोच्च है। हमारी सरकार जो है, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, और भले ही चाहे ज्यूडिशरी न्यायपालिका हो, सरकार के तीनों अंग इसी संविधान के अधीन रहकर काम करेगी। संविधान को सर्वोच्च माना गया है दोस्तों। हालांकि संविधान में
खूब संशोधन हुए और संशोधित किया जा सकता है, लेकिन फिर भी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 के तहत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मूल संविधान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और हालांकि यह भी हमें समझ नहीं पाया कि मूल संविधान को डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन याद रखें संविधान की सर्वोच्चता मानी गई है। अगली विशेषता है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता जो मेरे दिमाग में नहीं आ रही थी, देखिएगा, उदार का संविधान या विभिन्न स्रोत, इस पर भी मैं थोड़ी चर्चा करूंगा अलग से वीडियो बना करके। विविध स्रोत क्या मतलब है दोस्तों इस चीज का? हमारे भारत का जो संविधान है दोस्तों, इसमें विश्व के लगभग अनेक देशों से संविधान से कुछ न कुछ प्रावधान हमारे संविधान में समावेशित किया गया है। दोस्तों इस पर बहस भी हुई थी संविधान सभा में, लेकिन हमारा जो उदार का संविधान है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, भारत का जो संविधान है उसमें सबसे बड़ा स्रोत है। आप आंख बंद करके दोस्तों ध्यान रखें, क्योंकि यह सवाल था भी भारत ने 1935 का भारत शासन अधिनियम, इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखें, भारत शासन अधिनियम यह हमारे भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। स्रोत फिर दोस्तों 1935 के अधिनियम के अलावा ब्रिटेन का संविधान 1935 के अधिनियम में दोस्तों कई प्रावधान ग्रहण किए गए हैं। लगभग आधे से ज्यादा जो हमारा संविधान जो है ये 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही समावेशित है। अब दोस्तों अपन बात करें संघीय व्यवस्था, फेडरल कोर्ट का नियम, हम जो बात कर रहे थे महान्यायवादी का पद, कई अनेक प्रावधान जो है इन्हीं से लिए गए थे दोस्तों। फिर ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन से दोस्तों मैं आपको बताता हूं इक्करी नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया। संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, हम जो बात कर रहे थे विधि का शासन, कानून के समक्ष समानता, ये जितने भी दोस्तों कंसेप्ट है ये हमने ब्रिटेन से ग्रहण किए हैं। फिर बात करूं मैं आपके सामने अमेरिका का संविधान से, तो अमेरिका से भी हमने प्रस्तावना के बारे में जो विचार है वो सबसे पहले हमने अमेरिका से लिया है। वो मैं प्रस्तावना बताऊंगा। जैसे हम भारत के लोग, ये सब दोस्तों अमेरिका से ही ग्रहण किया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की शक्ति, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक मुद्रावलोकन, वो मौलिक अधिकार, ये जितने भी दोस्तों प्रावधान है ये सब हमने अमेरिका से लिया है। फिर कनाडा से संघ सूची, राज्य सूची, ये हमने कनाडा से ली है। अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, यह दोस्तों एक एकात्मक पक्ष है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना यह भी एक एकात्मक पक्ष है, तो यह भी हमने कनाडा से लिया है। इस चीज को भी थोड़ा आप ध्यान रखेगा। फिर मैं बात करूं दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया ली है। यह संविधान संशोधन प्रक्रिया भी हमारे संविधान की एक विशेषता है, जो मैं लगे हाथों आपको बता देता हूं। भारतीय संविधान के भाग 20 में आर्टिकल 368 में दोस्तों संविधान संशोधन प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। जो अपन संविधान संशोधन के जो अपन वीडियो बनाएंगे उसमें मैं बातचीत करूंगा। तो यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। और फिर ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। एक दोस्तों समवर्ती सूची, आप याद रखें दोस्तों, जब हमारे हिंदी सब्जेक्ट जो कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है तो उसमें मानक भाषा शब्दावली जो आती है उसमें दोस्तों कई बार अंग्रेजी कैसे वर्ड पूछ लेते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो महाभियोग के लिए इम्पीचमेंट शब्द का प्रावधान किया जाता है। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया से जो दोस्तों यह समवर्ती सूची ली गई है, समवर्ती सूची को दोस्तों कंकरेंट लिस्ट के नाम से जानते हैं, यह भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार दोस्तों कई प्रावधान जो है विविध देशों से ग्रहण किया, जैसे जर्मनी के संविधान से आपातकालीन प्रावधान लिया गया। पंचवर्षीय योजना मॉडल, मौलिक कर्तव्य, ये हमने रूस से लिए। इसी प्रकार आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए। अलग अलग देशों से अलग अलग प्रावधान हमने दोस्तों हमारे संविधान में लेकर समावेशित किए हैं। फिर आगे बात करें दोस्तों तो अगली विशेषता हमारे सामने आती है, सॉरी मैंने इसको मिटा दिया, संविधान की विशेषताओं को मिटा दिया,
कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों, अगली विशेषता हमारे सामने जो आती है 8 नंबर की, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ये अलग अलग विशेषताएं हैं दोस्तों। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणतांत्रिक गणराज्य, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, यह सभी हमारे संविधान की विशेषता है। तो उस पर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दोस्तों इसको मानक पारिभाषिक शब्दावली में कहते हैं सॉवर्जिनिटी। ध्यान रखिएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक राष्ट्र की सरकार किसी भी तरीके से बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो, यानी उस देश पर दोस्तों कोई भी बाहरी नियंत्रण नहीं हो, तथा वो अपनी आंतरिक और अपनी विदेश नीति, ध्यान रखिएगा, अपनी आंतरिक और विदेश नीति के बारे में दोस्तों वो खुद निर्णय ले सके, उसे कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आप समझ नहीं पा रहे हो कि दोस्तों, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है एक देश की सरकार अपने आंतरिक मामलों में और बाहरी विदेश नीति में जो दोस्तों किसी भी अन्य देश को हस्तक्षेप नहीं करने देती, आंतरिक मामलों में और विदेश नीति का निर्धारण करने में स्वतंत्र हो, उसे कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। लोकतांत्रिक दोस्तों एक देश में ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपूर्ण शक्ति जनता में निहित हो, यानी दोस्तों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो, तो उसे अपन लोकतंत्र या लोकतांत्रिक के नाम से जाना जाता है। यानी जनता का ही प्रतिनिधि हो, जनता में से ही हो और जनता पर ही शासित हो, तो उसे अपन लोकतांत्रिक के नाम से जानते हैं। आगे बात आई गणराज्य या गणतांत्रिक। दोस्तों देश का जो प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जो होता है, वो दोस्तों भले ही अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो, लेकिन उसका पद जो है वंशानुगत नहीं होता है, वो निर्वाचित होते हैं। वो दोस्तों जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो है उनसे अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, इसे ही कहते हैं गणतांत्रिक। फिर दोस्तों बात आई समाजवाद। समाजवाद का मतलब क्या होता है दोस्तों? उस देश में जो भी साधन उत्पाद जो है उस पर सरकार का स्वामित्व हो, सरकार के, यानी कहने का मतलब दोस्तों समाजवाद का मतलब ये एक होता है पूंजीवाद और एक होता है समाजवाद। समाजवाद में दोस्तों जितने भी जो साधन है, उत्पाद साधन है, उस पर स्वामित्व या सरकार का हो या उसके कंट्रोल सरकार के हाथों में हो। लेकिन दोस्तों हमारे भारत में जो अर्थव्यवस्था की जो बात है वो समाजवाद नहीं है और पूंजीवाद भी नहीं है, इन दोनों की मिश्रित अर्थव्यवस्था है, याद रखिएगा। रही बात पंथ निरपेक्षता की, दोस्तों चाहे भले मैं पंथ निरपेक्षता कहूं चाहे धर्म निरपेक्षता कहूं, एक ही शब्द है दोस्तों। इसका मतलब यह होता है कि राज्य किसी भी धर्म को राज्य धर्म घोषित नहीं करेगा, सभी धर्मों की समान रूप से मान्य होंगे, सभी धर्म समान रूप से मान्य होते हैं, कोई भी राजकीय धर्म नहीं होगा और किसी धर्म विशेष पर बल नहीं दिया जाएगा। तो यह विशेषता होती है हमारी संविधान की विशेषताएं हैं। अगली बात करूं मैं तो दोस्तों एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका, ध्यान से सुने, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका, यह भी हमारी विशेषता है। आप ध्यान से सुने दोस्तों, न्यायपालिका एकीकृत व स्वतंत्र, क्या मतलब हुआ दोस्तों इसका? यानी एकीकृत का मतलब होता दोस्तों एक स्तर से दूसरे स्तर पर, यानी ऊपरी स्तर से निचले स्तर अपने आप में एक एकात्मक रूप से होती है। यानी कहने का मतलब यह दोस्तों सर्वोच्च शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय होगा और सर्वोच्च न्यायालय के अधीन रहकर हाईकोर्ट कार्य करेगा। हाईकोर्ट के नीचे जिला यानी अधीनस्थ न्यायालय होंगे, जिसमें जिला अदालत है, जिला न्यायालय है। इस प्रकार एक एकीकृत रूप से कार्य करते हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय इन सभी न्यायालयों को मान्य होता है। जबकि स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब है दोस्तों
यह न्यायपालिका जो है स्वतंत्र होकर कार्य करती है, इस पर कोई बंधन नहीं होता है, सरकार का कोई इस पर हस्तक्षेप नहीं हो सकता। दोस्तों न्यायपालिका जो है इसको संविधान का रक्षक, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, संविधान का रक्षक, संविधान का व जनता का रक्षक कहा गया है, जनता का रक्षक कहा गया है। ऐसा क्यों? दोस्तों आपको पता होगा न्यायपालिका जो है सरकार द्वारा बनाए गए संविधान के नियमों को अगर संविधान के विरुद्ध हो या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हो तो दोस्तों उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। इसी प्रकार वो जनता का रक्षक कैसे? दोस्तों सरकार द्वारा, जो संविधान द्वारा जनता को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, अगर उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो, चाहे वो जनता के किसी कार्य से हो या सरकार द्वारा बनाए गए किसी कानून से हो, तो जो न्यायपालिका जो है उसकी रक्षा करती है और उसको असंवैधानिक घोषित कर सकती है। इसी में दोस्तों मैं लगे तो आपको बताता हूं न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, यह भी एक हमारे संविधान की विशेषता है। न्यायिक पुनरावलोकन दोस्तों अमेरिका से लिया गया है, जिसमें अगर मान लो सरकार द्वारा दिया गया कोई निर्णय गलत साबित हो रहा हो तो उसकी समीक्षा कर सकती है दोस्तों न्यायपालिका। या न्यायपालिका जो है किसी भी बात, किसी भी प्रावधान से संबंधित अगर मान लो कोई निर्णय हो जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया हो और वो दोस्तों उसका खुद का जो दिया गया निर्णय है उसकी वापस वो समीक्षा कर सकती है। ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है हमारे भारतीय संविधान की भी एक विशेषता है। अलग से बात करेंगे अपन न्यायपालिका पर पूर्ण रूप से। फिर दोस्तों अगली विशेषता जो है एक दोस्तों सरकार का त्रिस्तरीय ढांचा, यह भी थोड़ा ध्यान रखें, सरकार का त्रिस्तरीय ढांचा यह भी एक संविधान की विशेषता है। सरकार का त्रिस्तरीय ढांचा क्या चीज है दोस्तों? ये इस पर भी आप थोड़ा गौर करें। सरकार का त्रिस्तरीय ढांचा, जिसमें मैं आपके सामने बात रखूं, किसी भी देश में दोस्तों दो प्रकार की सरकार होती है, संघ सरकार या राज्य सरकार। हमारे भारतीय संविधान में सरकार का त्रिस्तरीय ढांचा है, यानी कि केंद्रीय स्तर पर संघ सरकार, राज्य सरकार, और दोस्तों जो हमारी तीसरी स्थानीय सरकार। इस प्रकार सरकार का त्रिस्तरीय ढांचा है। दोस्तों लगे हाथों मैं आपसे हर वीडियो खत्म होने के बाद में दोस्तों मैं आपको प्रतिदिन 5 जीके के सवाल बताते रहूंगा। दोस्तों हमारा पहला संविधान यह है, पहला क्वेश्चन, 1919 के अधिनियम से प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था। 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रांतों से द्वैध शासन हटा करके प्रांतीय स्वायत्ता का प्रावधान कर दिया गया। दोनों एक ही सवाल में दो कंसेप्ट आ गए दोस्तों। प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के अधिनियम, प्रांतीय स्वायत्ता 1935 के अधिनियम। कंसेप्ट क्लियर? सवाल नंबर 2 दोस्तों, संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए जो प्रारूप समिति बनाई गई थी, वो प्रारूप समिति याद रखेगा 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी। अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे दोस्तों, भीमराव अंबेडकर थे। और आपको बता देता हूं, यह सवाल आपको पता होगा लेकिन यह सवाल आपको पता नहीं है दोस्तों। याद रखेगा इस समिति ने प्रारूप बनाकर कब दिया था? वो दोस्तों फरवरी 1948 में दिया था, फरवरी 1948 में दिया। दूसरा नंबर सवाल पूरा रूप से सुनिए दोस्तों। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के, 7 सदस्यीय कमेटी थी दोस्तों, और फरवरी 1948 में तैयार करके दिया था। सवाल नंबर 3 दोस्तों, सवाल नंबर 3, संविधान निर्माण होने के बाद में जो संविधान समीक्षा आयोग आया था, संविधान समीक्षा आयोग, उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो MN वेंकटचैलिया। याद रखिएगा दोस्तों, यह भी सवाल आप, MN वेंकटचैलिया थे दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। एक तो यह सवाल ध्यान रखें, और एक BN राव, बेनेगल नरसिम्हा राव दोस्तों, बेनेगल नरसिम्हा राव, BN राव, जो हमारे भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे दोस्तों। सवाल नंबर 3,
संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष MN वेंकटचलैया और दोस्तों संवैधानिक सलाहकार जो थे वो BN राव थे। यह सवाल नंबर 3 हुआ दोस्तों। अगला सवाल, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक, ध्यान रखिएगा, भले ही आपसे प्रथम बैठक पूछे, प्रथम अधिवेशन पूछे, दोनों एक ही चीज है दोस्तों। 9 दिसंबर, एक ही लाइन में 3 सवाल निकाल रहा हूं दोस्तों। 9 दिसंबर 1946 सच्चिदानंद स्वरूप सिन्हा और 11 दिसंबर 1946 राजेंद्र प्रसाद और 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू। तीनों याद रखें दोस्तों। तीसरे सवाल में, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। सच्चिदानंद स्वरूप सिन्हा इसके अस्थायी टेम्पोररी, ध्यान रखिए दोस्तों, अस्थायी को टेम्पोररी बोलते हैं, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। क्यों बनाया गया? क्योंकि दोस्तों उस समय सबसे वरिष्ठ सदस्य यही थे दोस्तों, सच्चिदानंद स्वरूप सिन्हा। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक जब हुई थी तो उस समय दोस्तों राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति है। और याद रखिएगा दोस्तों, 2 बार लगातार बने थे और 3 बार शपथ ली थी। इस चीज को भी आप याद रखिएगा दोस्तों, 3 बार शपथ ली थी। और दोस्तों 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया था दोस्तों इसी संविधान सभा के समक्ष, जिसे कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। यह दोस्तों प्रस्ताव आगे चलकर 22 जनवरी, याद रखें काफी बार पूछा जा चुका है दोस्तों, 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था, जो आज इसे हम प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। याद रखिए दोस्तों, इस चीज को प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। आज का हमारा लास्ट एंड फाइनल सवाल है दोस्तों। अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो इस सवाल को जरूर कमेंट में दोस्तों जवाब दें। जिस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे तो दोस्तों उनको शपथ किसने दिलाई थी? इस सवाल का कमेंट आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। धन्यवाद साथियों।